स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पे। आज आप लोगों के लिए शिक्षण कला एवं अन्य दास्ता परीक्षा जो एस्टेट देने वाले हैं, जिसका 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी हो, सभी के लिए अनिवार्य है। तो चलिए देर ना करते हुए इसको प्रैक्टिस लगाते हैं, अपने नंबर को इसमें आकलन करते हैं कि हमारे कितनी स्कोर आ रहे हैं। अगर आपका सही स्कोर इसमें 40 आ रहा है तो आपकी बेहतर तैयारी है। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है कि अधिगम प्राकृतिक क्रिया है। तो अधिगम प्राकृतिक क्रिया किसका है? जीवित प्राणी का। देखिए, अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो सीखने की प्रक्रिया जो होता है एक जीवित प्राणी में ही होता है। तो ये सटीक आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अधिगम एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया भी है। मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है। अधिगम की बात करें तो अधिगम जो है 3 प्रकार के होते हैं: ज्ञानात्मक अधिगम, संवेदनात्मक अधिगम और गामक अधिगम। दूसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अधिगम प्रक्रिया का अंतःक्रिया घटक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, क्योंकि उच्च स्तर सोच का होना ये भी सही है, ध्यान होना ये भी सही है, और स्मृति, ये सभी अधिगम के अंतर्गत आते हैं। सीखने की प्रक्रिया में यह बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, संज्ञानात्मक शिक्षण का प्रथम चरण है। तो 3 का हो जाएगा ये सूचना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संज्ञानात्मक शिक्षण का प्रथम चरण सूचना को माना जाता है, और संज्ञानात्मक शिक्षण सिद्धांत सूचना और स्मृति के आसपास की आंतरिक प्रतिक्रियाओं पर जो है केंद्रित होती है। अगला क्वेश्चन है, अनुदेशात्मक उद्देश्य है। क्या है अनुदेशात्मक उद्देश्य? तो देखिए, अनुदेशात्मक उद्देश्य का मतलब होता है विशिष्ट भी और मापन योग्य भी और क्रिया केंद्रित भी, ये सभी होता है। ऑप्शन नंबर ये जो पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए कब पूछा गया है। यह सितंबर 2023 का फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है एस्टेट में। तो इसी लेवल का आपका क्वेश्चन उसमें एस्टेट जो देने वाले हैं उनके एग्जाम में आने की संभावना बनेगी। तो आप लोग इसी टाइप का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। चलिए देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ब्लूम के वर्गीकरण की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, शिकागो विश्वविद्यालय में जो है उसका शुरू हुआ था ब्लूम। ब्लूम एक वर्गीकरण शिक्षा के अंतर्गत सीखने के उद्देश्य को से संबंधित है, और ब्लूम के वर्गीकरण से 6 मूल उद्देश्य को प्राप्त किया गया है, जिसमें ज्ञान है, समझ है, आवेदन है, विश्लेषण है, संश्लेषण है और मूल्यांकन है। ये ब्लूम ने दिया था। तो ये भी आपको पूछा जाएगा। अगर हम बात करें इसमें कि कोई व्यक्ति ज्ञान से लेकर के विश्लेषण संश्लेषण की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि उच्च कौशल शिक्षा को प्राप्त कर रहा है। वही मूल्यांकन से लेकर करके आप ज्ञान की ओर जाते हैं तो वह निम्न शिक्षा को वह कौशल प्रेरित कर रहा है, निम्न शिक्षा सीख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 6 नंबर में। 6 नंबर कह रहा है, शिक्षण के आधुनिक विधि के विशेषता हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। क्रिया केंद्रित, अन्योन्य क्रिया और समकक्ष सहयोग। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर में, आगमन विधि प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन नंबर डी ये भी हो गया, डी हो जाएगा। छात्र भागीदारी, रुचि और करके सीखो। देखिए, आगमन विधि का मतलब क्या होता है? कोई छात्र अगर विद्यालय में प्रवेश करता है तो आने का कारण क्या है? अगर वो बार बार विद्यालय में आ रहा है, इसका मतलब है कि उसको रुचि है पढ़ने में, उसकी भागीदारी भी है, छात्र की भागीदारी भी है, और करके सीखने में उसको आनंद प्राप्त होता है। तो ये सभी कारक जो है आगमन विधि को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर में, रोल प्ले विधि की कमजोरी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें, रोल प्ले विधि यानी ध्यान केंद्रण का अभाव को रोल प्ले विधि के अंतर्गत लाया जाता है। रोल प्ले विधि की शिक्षण की अभिज्ञानात्मक विधि भी कहा जाता है, जिसका संबंध ज्ञानात्मक और सामाजिक कौशल विकास विकसित करने से संबंधित है। इसमें छात्रों की रुचि, अभिरुचि तथा अभिवृत्ति में परिवर्तन लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है, पाठ योजना निर्धारित करता है। तो पाठ योजना निर्धारित करता है अधिगम उद्देश्य यानी सीखने के उद्देश्य को। पाठ योजना किस लिए निर्धारित किया जाता है? सीखने के उद्देश्य से। तो अधिगम में होता है सीखना, सीखने के उद्देश्य से। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 5P मॉडल विकसित हुआ था। तो विकसित किसके लिए हुआ था? रचनात्मकतावाद के लिए हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना।
ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। उसके बाद आपका आता है 12 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अनुदेशन प्रदान किया जाता है, अनुदेशन प्रदान किया जाता है कक्षा के अंदर। शिक्षण की तुलना करने पर अनुदेशन शिक्षक द्वारा प्रदत्त कुछ करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। यदि एक शिक्षक किसी कक्षा में गणितीय समस्या समाधान कार्य को पूरा करने हेतु चरणबद्ध तरीके से अनुदेशन प्रदान कर रहा है तो यही अनुदेशन का उदाहरण होता है, यही अनुदेशन कहलाता है। किसी समस्या को आप है जो सुलझा रहे हैं, उसे सिखा रहे हैं तो अनुदेशन, और ये सभी जो होता है एक कक्षा के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन में हम लेके चलते हैं आपको। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अंतःक्रिया विश्लेषण की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी अंकन प्रक्रिया और अंकन अर्थापन प्रक्रिया, ये दोनों आ जाएगा इसके अंतर्गत, अंतः प्रक्रिया के अंतर्गत। अंतः प्रक्रिया की बात करें तो शिक्षक के व्यवहार या क्रियाओं के क्रमबद्ध निरीक्षण पर विधि के द्वारा जो विश्लेषण किया जाता है उसी को अंतःक्रिया विश्लेषण कहते हैं। नेक्स्ट, तो अंतःक्रिया विश्लेषण में दोनों पद आ जाएगा आपका, अंकन प्रक्रिया और अंकन अर्थापन प्रक्रिया। नेक्स्ट है 14 नंबर में कक्षा स्थापित करना उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो ये कक्षा प्रबंधन का उदाहरण है। कक्षा प्रबंधन विभिन्न प्रकार के कौशल और तकनीकें भी शामिल होता है जिनका उपयोग शिक्षक उच्च प्रदर्शन करने के लिए, शिक्षक वातावरण बनाने के लिए भी कर सकता है। कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य होता है सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर में, समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को चाहिए। समावेशी का मतलब होता है सभी को समान नजरिए भाव से कक्षा में देखना। तो शिक्षक को चाहिए कि क्या चाहिए? शिक्षक को चाहिए कि सभी संस्कृतियों को समान एवं महत्व दे। जो भी बच्चे अलग अलग वर्ग समुदाय से आते हैं और सभी का जो संस्कृति होता है और कल्चर होता है वो अलग अलग प्रवृत्ति के होते हैं, तो टीचर को एक होना चाहिए कि सभी संस्कृतियों को समान भाव दे, सभी को महत्व दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर में। 16 नंबर का रहा है पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन निर्भर करता है। तो ये निर्भर करता है शिक्षा के उद्देश्य पर, विषय वस्तु की रचना और प्रस्तुतिकरण पर भी, और विन्यास की रचना पर। ऑप्शन नंबर डी सभी आंसर इसका सही है। देखिए पुस्तकालय का उद्देश्य क्या है? पुस्तकालय का मेन उद्देश्य क्या होता है? तो ये होता है ज्ञान और सूचना प्रदान करने के लिए। पुस्तकालय क्यों बनाया जाता है? जब भी कोई किसी समस्या से जूझ रहा बच्चे होते हैं, उन्हें किताब खरीदने की कुछ राशि नहीं होती है, तो वह पुस्तकालय में जो है जाकर के वो अपना अध्ययन कर सकता है, अपन ज्ञान को बढ़ा सकता है। 18 नंबर में चलते हैं, प्रभावी शिक्षक हैं। तो प्रभावी शिक्षक वही हैं जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। ये सिट्टिक आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पेशे के रूप में शिक्षण का आनंद ले सकता है जब वह पेशा कर रहा है, कोई रोजगार कर रहा है, और शिक्षण का आनंद कैसे ले सकता है? तो देखिए वह शिक्षण का आनंद ले सकता है छात्रों से सम्मान पाकर। अगर छात्र उससे आकर्षित हैं, खुश हैं, तो छात्र उन्हें सम्मान दे रहा है तो वह शिक्षा का आनंद ले रहे हैं। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 20 नंबर में है उच्चतम शिक्षक को न्यूनतम ढंग से किस स्तर पर शिक्षण करना चाहिए? तो यह है अवबोध स्तर पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया आमतौर पर 3 स्तरों में संचालित होती है, स्मृति स्तर पर, अवबोध स्तर पर तथा चिंतन स्तर पर। 3 स्तर पर याद रखना है इसमें। 21 नंबर में चलते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया है। मूल्यांकन प्रक्रिया जो होती है मात्रात्मक भी होती है और गुणात्मक भी होती है। ये दोनों हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। देखिए मूल्यांकन इसमें मात्रात्मक समझ लीजिए, गुणात्मक समझ लीजिए। जैसे विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया भी है और मात्रात्मक प्रक्रिया भी है। जबकि अगर अभिवृद्धि की बात करें हम, तो अभिवृद्धि जो होता है ओनली वो फिर मात्रात्मक है। जैसे अभिवृद्धि के मतलब होता है कि एक खास लिमिट तक उसकी विकास होती है, उसके बाद उसकी विकास नहीं होती है, उसको मात्रात्मक कहा जाता है। और गुणात्मक मतलब जो विकास हो रहा है नियमित रूप से हो रहा है, जीवन पर्यंत जो होता है होता रहता है। जैसे मान लिया जाए एक पेड़, तो एक पेड़ में हमेशा विकास होते रहता है, तो उसमें गुणात्मक भी होता है विकास और मात्रात्मक भी विकास, क्योंकि माप भी सकते हैं उसको। और इसमें जो होता है जैसे शरीर के अंगों का विकास, तो शरीर के अंग का विकास एक निश्चित लिमिट के बाद, एक निश्चित समय के बाद रुक जाता है। जैसे अंगुलियां हैं, हाथ की अंगुलियां,
तो हाथ की अंगुलियां जो है एक लिमिट समय तक ही बढ़ती है, उसके बाद फिर इसका जो है विकास होना बंद हो जाता है, तो वो मात्रात्मक श्रेणी में आता है। और जो जीवन भर विकास करते रहता है वो गुणात्मक आता है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है शिक्षा में मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग है। ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा, अधिगम अनुभव। मतलब शिक्षा का मूल्यांकन का त्रिकोण भाग जो होता है अधिगम यानी सीखने के अनुभव से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर में। 23 नंबर में कह रहा है मूल्यांकन भूमिका अदा करता है। किसमें अदा करता है? शिक्षण में, पाठाचार्य में और परीक्षण में, सभी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 24 नंबर के पास। 24 नंबर में देख लीजिए। 24 नंबर कह रहा है पाठाचार्य का सिद्धांत आधारित है। तो ये आधारित है विषय वस्तु पर भी और गतिविधि पर भी और छात्र पर भी, ये सभी आपका हो जाएगा पाठाचार्य का सिद्धांत आधारित। पाठाचार्य का सिद्धांत अभी बताएं, विषय वस्तु पर भी है, गतिविधि पर भी है, छात्रों पर भी निर्भर करता है। यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जैसे सामाजिक शक्तियाँ और स्वीकृति सिद्धांत से प्राप्त मानव विकास का ज्ञान, अधिगम स्वरूप ज्ञान और संज्ञान ज्ञान, ये सभी आते हैं पाठाचार्य के अंतर्गत। 25 नंबर में है शिक्षा बिना बोझ किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो देखिए शिक्षा बिना बोझ शुरुआत किया गया था प्रोफेसर यशपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि 1992 में केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति बनाई और इस समिति में देश भर में 8 शिक्षाविदों को शामिल किया। इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे यही प्रोफेसर यशपाल को, और यशपाल ने इस समिति के बात पर विचार किया तथा शिक्षा के सभी स्तरों पर विद्यार्थी, विशेषकर छोटे वर्गों से जो विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान पढ़ने वाले बोझ जो होता है पड़ जाता है उनको, तो उसको है जो उससे मुक्ति दिलाना था। यही उद्देश्य था। 1992 में आया था एनसीपी जिसको कहते हैं आपको। तो उसके अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। नेक्स्ट, बच्चों को समाजीकरण शुरू हो जाता है। देखिए बच्चों को यहाँ होना चाहिए, बच्चों में समाजीकरण, यहाँ में कर लीजिएगा। बच्चों में समाजीकरण शुरू होता है। कब शुरू होता है? तो बच्चों में इस परिवार से ही शुरू हो जाता है। जिसका परिवार जिस कैटेगरी का है, जैसा है कल्चर, वैसा ही समाज वह सीखता है। तो सबसे पहले शुरुआत समाजीकरण की जो होती है वह परिवार से ही होती है। परिवार बच्चों का उनके जीवन के पहले 5 वर्षों तक समाजीकरण का प्राथमिक कारक माना जाता है। तो अगर आपसे पूछ दे कि प्राथमिक कारक कौन है, तो वह होता है परिवार। अगर द्वितीय कारक पूछे तो जहाँ बच्चे ज्ञान अर्जन करते हैं, बाहरी दुनिया से कनेक्ट होते हैं, तो वैसे कहते हैं द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय कारक कहते हैं। जैसे विद्यालय हो गया, चर्च हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, समाचार पत्र हो गया, ये सब द्वितीय कारक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 27 नंबर में। 27 नंबर में कह रहा है कि प्रक्रिया जो बच्चों को सामाजिक रूप से अनुकूल बनाता है वह समाजीकरण है। जो बच्चों को सामाजिक रूप से अनुकूल बनाता है वो समाजीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर में, अच्छे छात्र वे होते हैं जो क्या करते हैं? जो हमेशा सीखना चाहते हैं, वह अच्छे स्टूडेंट होते हैं, अच्छे छात्र होते हैं। नेक्स्ट 29 नंबर में कह रहा है सबसे अच्छी तरह से सीखते हैं। सबसे अच्छी तरह से सीखा जा सकता है या सीखते हैं, तो जो प्रैक्टिकल करके सीखा जाता है वो सबसे बेहतर तरीका से सीखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए होता है, करके सीखना। 29 के बाद 30 नंबर में है पेडालॉजी। यहाँ से 30 नंबर आपका समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 30 नंबर ही आपको पूछा जाएगा ये स्टेट में। उसके बाद जो 20 नंबर को हम कल भी बताए थे सेट में, 20 नंबर आपका मिसलेनियस रहेगा, जिसमें से आपका मैथ भी रहेगा, साइंस भी रहेगा, करेंट अफेयर भी रहेगा। 30 नंबर में देखिए 30वां क्वेश्चन है पेडालॉजी का, वास्तविक वस्तुओं का शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में दिखाना चाहिए। क्या दिखाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा, सभी दिखाना चाहिए। रुचि को प्रोत्साहित करता है, जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए और भागीदारी को बढ़ाता है, ये सभी हो जाएगा। अब यहाँ से आपका जीएस देखिए दिया गया है, गौतम बुद्ध के प्रवचनों की भाषा क्या थी? तो देखिए गौतम बुद्ध ने जिस भाषा में प्रवचन दिया था वो पाली भाषा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। गौतम बुद्ध द्वारा अपना प्रथम उपदेश पूछ देगा कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया गया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश सर्वावस्ती में दिया था, जो सर्वावस्ती जो है कौशल देश की राजधानी है। बौद्ध धर्म के प्रमुख अनुयायी जो हुए थे, बिंबिसार हुए थे, राजा प्रसेनजित हुए थे, उदयन हुए थे, ये सब बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे। बौद्ध धर्म
बौद्ध का जन्म मतलब बौद्ध धर्म के जो सृजनकर्ता थे गौतम बुद्ध का जन्म भी पूछ दिया जाता है, तो 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था इनका जन्म। 563 याद रखिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था कपिलवस्तु, लुम्बिनी, नेपाल में। कपिलवस्तु एक जगह है, लुम्बिनी गांव है और ये नेपाल में पड़ता है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध जो है घर को त्याग दिए थे, जिसके कारण उसे महाभिनिष्क्रमण भी कहा गया है। घर त्यागने की घटना जो कहलाती है महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। और प्रथम उपदेश जहाँ पर दिए थे, अभी बताएं प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में। तो प्रथम उपदेश जो दिए थे उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, तथा मृत्यु होने पर उसे महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। अगर बुद्ध धर्म को मानने वाले को किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अब बात करें कनिष्ठ के शासनकाल में कुंडलवन में जो है बौद्ध संगति है जो 4 गो हुआ था। पहला हुआ था राजगीर में, दूसरा हुआ वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्रा में और चौथा जो हुआ था कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो कनिष्ठ के समय में चौथा हुआ था। ये सभी पूछते रहता है। बौद्ध संगति की अध्यक्षता जो किया था चतुर्थ वाला वसुमित्र में, जो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था उसकी अध्यक्षता जो किया गया था वह वसुमित्र के द्वारा किया गया था। बौद्ध धर्म जो है महायान शाखा का आदर्श बोधिसत्व है, जबकि हीनयान एक आदर्श पद की प्राप्ति करता है। बौद्ध धर्म भी 2 भागों में बट गया था, महायान और हीनयान, तो इसी भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम का पुल या राम सेतु निम्नलिखित में से किस जलडमरू मध्य में स्थित है? तो ये सभी लोग जानते हैं, यह जो है पाक जलडमरू मध्य में स्थित है राम पुल। पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को विभाजित करती है। उसी प्रकार से अगर बेरिंग जल संधि की बात करें तो रूस और अलास्का को अलग करती है। कुक जल संधि की बात करें तो दक्षिणी प्रशांत महासागर और न्यूजीलैंड को अलग करती है। अच्छा, इसमें सबसे चौड़ी जल संधि भी पूछ दिया जाता है कि सबसे चौड़ी जल संधि कौन है? तो डेविस जल संधि, यह जो है ग्रीनलैंड तथा कनाडा को अलग करता है। और अपना देश में जैसे अंडमान द्वीप समूह निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, उस चैनल का नाम पूछ दिया जाता है, तो उस चैनल का नाम है 10 डिग्री चैनल। तो इससे सभी आपको याद रखना होगा जीके जीएस में, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन उठा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान प्रमुख क्षेत्रों में किस क्षेत्र में वृद्धि सकारात्मक रही? तो ये कोयला के क्षेत्र में जो है वृद्धि सकारात्मक रही थी। अब कहिएगा कोयला के क्षेत्र में क्यों, और बाकी सब स्टील पेट्रोलियम कहाँ गया, बिजली कहाँ गया, इस क्षेत्र में क्यों वृद्धि नहीं हुई? तो देखिए, जब लॉकडाउन लगा था तो लॉकडाउन के फलस्वरूप कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी आदि, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली, ये सब बी प्रमुख सेक्टर में रखा गया था। बाकी 8 प्रमुख सेक्टर में उद्योग के भार को घटाने के लिए रिफाइनरी, बिजली, इस्पात, कोयला और कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक को रखा गया था, जिसमें जो है सबसे अधिक वृद्धि की बात करें तो कोयला के क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हुआ? तो ये 1912 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार का। 1936 की बात करें, देखिए बंगाल से अलग हो गया बिहार और उड़ीसा बंगाल से, कब? 1912। लेकिन फिर उड़ीसा और बिहार अलग हो गया 1936 ईस्वी में। उड़ीसा बिहार से क्या हो गया? अलग हो गया। और वही फिर बिहार की स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार द्वितीय विभाजन, फिर बिहार का भी बंटवारा हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, जिससे झारखंड अलग हो गया। और अभी वर्तमान में आने वाले समय में एक मिथिलांचल की बात हो रही है, उसे बिहार से अलग करने की। तो देखिए, जब एक अपडेट आएगा तो हम बताने का प्रयास करेंगे। बिहार की लंबाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की, बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण की बात करें तो है 345 किलोमीटर। 345, देखिए याद रखना बहुत आसान है। आप उत्तर से दक्षिण की बात करें बिहार की लंबाई तो सीरियल नंबर रखिएगा 3, 4, 5 सीरियल नंबर से है। अगर पूरब पश्चिम की बात करें जो इधर से इधर बात करें तो 483, जब गौतम बुद्ध ने बौद्ध संगति हुआ था, प्रथम बौद्ध संगति हुआ था, उस समय जो है
ये याद रखना होगा। तो दोनों आपका उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3, 4, 5 और पूर्व से पश्चिम बिहार की लंबाई 4, 8, 3। यानी गौतम बुद्ध जब प्रथम बौद्ध संगति हुआ था बौद्ध धर्म का, उसी समय याद रखना है आपको। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना भी पूछ लिया जाता है कहाँ कब है, तो बरौनी में स्थापित किया गया था 1964 ईस्वी में। बिहार का क्षेत्रफल बहुत पूछता है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है, इसको याद रखना है आपको। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन में है पटना मरीन ड्राइव बिहार का थेम्स पथ पर पथ का संस्करण एक एक्सप्रेसवे है जो साथ में चलता है। तो ये जो देखिए पटना मरीन ड्राइव जो है स्थित है गंगा नदी पर, इस डायरेक्ट याद रखिएगा। देखिए अब उसके बाद जो है और कहीं मरीन ड्राइव है तो बिल्कुल है, 1920 ईस्वी में बना था मरीन ड्राइव, जैसे मुंबई मरीन ड्राइव, क्वीन नेकलेस के नाम से भी जाना जाता है। पटना मरीन ड्राइव हाउस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन हुडको कंपनी और बिहार सरकार के द्वारा विकसित किया गया है पटना मरीन ड्राइव, तो इसको भी याद रखना है, हुडको कंपनी और बिहार सरकार। चलिए 36 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं। 36 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण के कारण के लिए जिम्मेवार है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भस्म और वाहन उत्सर्जन दोनों होता है प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। अब भस्म मने क्या होता है, तो भस्म मने होता है जो भट्ठी होता है जहाँ पर कुछ जलाया जाता है उसको भस्मक कह देते हैं। जैसे बहुत प्रकार के भस्मक होते हैं, जैसे मुर्दा घर भी हो सकता है जहाँ पर लाश को जलाया जाता है उसको भस्मक भी कहा जाते हैं, या भट्ठी पर जहाँ पर ईंटें वगैरह करते हैं। तो ये सभी से जो है निकलता है प्रदूषण निकलता है, प्लस गाड़ी के वाहनों से जो धुआं निकलता है उत्सर्जित, ये भी प्रदूषण के कारक होते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन आपका सटीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे 37 नंबर पर, बने रहेंगे हमारे साथ। 37 नंबर में देख लीजिए क्या कह रहा है कि पुनर्नवीनकरणीय कागज को खाद कंटेनरों के उपयोग के लिए प्रतिबंधित क्यों किया गया है। इसलिए किया गया है क्योंकि यह संदूषण पैदा करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संदूषण पैदा करने का मतलब जैसे धातु के बने लोहा, एल्युमिनियम इत्यादि को पिघलाकर एक उत्पाद बनाने तथा उनका पुनर्उपयोग करने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है वही होता है संदूषण। प्लास्टिक पुनर्चक्रण के दौरान डाइऑक्सिन नामक विषायुक्त रसायन उत्पादन होता है। भारत में सबसे बड़ी ई कचरा रिसाइकलिंग सुविधा बेंगलुरु में स्थित है। कचरे को रिसाइकलिंग किया जाता है तो संदूषण पैदा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर में। 38 नंबर कह रहा है बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई कहलाती है। तो बड़े पैमानों पर पेड़ को काटे तो वनों की कटाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वनोन्मूलन यानी वनों की कटाई से तात्पर्य है जंगलों के जितने भी पेड़ पौधे हैं उसको खत्म कर देना, काट देना। कृषि, खनन, शहरीकरण, आग, वनों की कटाई ये प्रमुख कारण है। वनोन्मूलन का कारण मिट्टी की अपरदन भी होती है। वन अगर नहीं रहेगा तो मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाएंगे, जिसको कहा जाता है मृदा अपरदन। और मृदा अपरदन के फलस्वरूप जो है बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ जाएगा, क्योंकि आपको अच्छी फसल नहीं हो पाएगी। एक स्थान से मिट्टी दूसरे स्थान तक उपजाऊ चली जाएगी तो आपको परेशानी होगा, हमारे किसान भाइयों को क्या होगी, परेशानी होगी। अगला क्वेश्चन है इसी से संबंधित, पेड़ों से संबंधित एक आंदोलन चलाया गया था, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन बताया था सबसे पहले राजस्थान में शुरू हुआ था, लेकिन 1970 के दशक में फिर उत्तराखंड के चमोली में शुरू हुआ। तो ये और किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ये सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 39 नंबर में। 39 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, जबकि मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और नाइट्रस ऑक्साइड है। ये सभी ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन गैस के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने कम से कम उत्सर्जन हो, इसके लिए क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन हुआ था 1992 ईस्वी में, और क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में लागू हुआ था। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल जो संबंधित था ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए पहली बार किया गया था 1992 ईस्वी में, और उसे लागू किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में।
दूसरे नंबर पर आपका आता है इससे संबंधित, पर्यावरण से संबंधित कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक भी समझौता हुआ था। उस समझौता का नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और उसी के तहत है जो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। 40 नंबर में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में अस्थायी वनों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है, यानी सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाया जाता है भारत में, तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर प्रतिशत में सबसे ज़्यादा वन करें कि प्रतिशत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाया जाता है, तो मिजोरम में पाया जाता है। और भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान की बात करें तो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान जो है देहरादून में है, उत्तराखंड में अवस्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की बात करें तो यह भोपाल में है। और राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान की बात करें तो यह नागपुर महाराष्ट्र में। तो इतना आपको याद रखना होगा। चलिए देखिए, मैथ से संबंधित आ गया। यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई इतना है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो आयत की क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। इसको कीजिएगा 10 गुने 8 तो 10 × 80 वर्ग मीटर हो जाएगा मीटर में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, संध्या ने इतना रुपये उधार लिया, चक्रवृद्धि ब्याज का है, तो इसका जो आंसर आएगा 42 का आप लोग बना के देखेंगे। इसका आंसर आपका 3 वर्ष के बाद जो उसकी मिश्रण प्राप्त होगी इतना रुपया होगा। इसको सोल्यूशन कीजिएगा 43 का 470 आंसर आ जाएगा। दो संख्याओं का एलसीएम इतना है और उनका एचसीएफ इतना है। यदि एक संख्या इतना है तो दूसरा संख्या, इसको गुना कर दीजिएगा और इससे भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर निकल के चला आएगा। 44 का आंसर 455 आ जाएगा। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैथ बहुत हल्का रहेगा, आप लोग इजी से बना सकते हैं इसको। 5 से 10 मैथ रहेगा। देखिए, एक पुरुष छाया उसकी ऊंचाई का 1/√3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण बनाया था। इसको देखिए इस टाइप से बना देंगे। मान लिया कि पुरुष है, तो पुरुष है, इधर से लाइट पड़ा तो इसका छाया किधर बन गया, इधर बन गया। अब ऊंचाई कह रहा है इसका 1 है और इसका जो छाया बना वह √3 है, तो ये त्रिभुज की तरह एंगल हो गया। अब कह रहा है इसका सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, ये कोण पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए लंब बटा कर्ण, लंब बटा आधार किसका होता है, tan थीटा का, tan 60, तो tan थीटा बराबर होता है 1/3, तो tan थीटा बराबर 1/3 का मान होता है tan 60, तो tan 60 tan कट गया, इसलिए थीटा का मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। 45 का आपका हो जाएगा डी नंबर। देखिए, सैनिक जो होता है, सेना सैनिक में, तो स्कूल में कौन होता है, स्कूल में विद्यार्थी होता है। ऑप्शन नंबर के सी हो जाएगा। 47 नंबर में शब्द को चुनना है। देखिए, मिलता जुलता शब्द है, वह शब्द चुने जो समूहों के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता है। तो देखिए, पीतल, ड्यूरेनियम और कांस ये मिश्र धातु है, जबकि जार्मेनियम जो है उप धातु है, ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ से देखिए 9 का स्क्वायर किए 81 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर किए 64 हो जाएगा। यहाँ पर कितना का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर कीजिएगा कितना आएगा 144, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 48 का 49 नंबर में चलिए, 49 नंबर का क्वेश्चन एक और बचा हुआ है, 2 क्वेश्चन है, हम उसको कर लेते हैं। 49 नंबर का देखिए यहाँ पर दिया गया है। 49 नंबर में हमारे साथ बने रहेंगे थोड़ा। चलिए देखिए, 49 नंबर में है, एक क्वेश्चन दिया गया है। 49 नंबर में कह रहा है कि एक निश्चित कोड इतना को इतना लिखा जाता है, डब्लू को इतना, राइट को इतना लिखा जाता है, तो ओदर को कैसे लिखा जाए। देखो यहाँ पर देखना पड़ेगा आपको। ये पी का होता है 16 को लिख दिया कितना आर 18 हो जाता है, तो मतलब 2 जोड़ दिया। तो आप लोग भी यहाँ से 2 जोड़ेंगे। 16 के बाद कितना आता है 15 2 17 से शुरू होगा। देखिए वो होता है 15, तो यहाँ 2 जोड़ा तब हुआ था 18। तो इसी प्रकार से यहाँ 2 जोड़ेंगे तो 15 2 17 क्यू से शुरू होता है। क्यू देखिए यहाँ ऑप्शन एक ही को से पकड़ा गया आपका। 49 के बाद लास्ट क्वेश्चन चलते हैं 50 नंबर में, बने रहेंगे हमारे साथ। देख लीजिए, कह रहा है कि कुसुमा, ये मान लीजिए कि कुसुमा है, ठीक, ये कुसुमा है। कुसुमा रवि की पत्नी है, यहाँ पर रवि मान लीजिए, ये रवि है। तो ये जो है कुसुमा जो है, ये कुसुमा किसकी पत्नी है, रवि की पत्नी है। यहाँ पर लिख लीजिए पत्नी, ठीक। और गोविंद और प्रभु भाई है, यहाँ पर लिख लो गोविंद, ये गोविंद है, और यहाँ पर है प्रभु, पी से प्रभु लिख लीजिए। ये दोनों जो है आपस में क्या है, भाई है,
भाई है, ये भाई है। अब यहाँ पर कर रहा है, यहाँ तक हो गया। गोविंद रवि का भाई है। यहाँ पर देखिए गोविंद और ये प्रभु था, तो रवि भी इसी का भाई है। ये देखिए ये भी इसी का भाई है, ये भाई है। तो ये तीनों भाई हो गया, गोविंद, प्रभु और रवि, तीनों भाई हो गया। और रवि का एगो पत्नी है, तो इन दोनों का क्या हो गया, भाभी हो गया। लेकिन पूछ रहा है कि प्रभु कुसुम के हैं, कुसुम के कौन लगते हैं प्रभु, ये प्रभु कुसुम का कौन लगता है, तो ये देवर लग जाएगा यहाँ पर ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सी। तो इसी के साथ 50 नंबर का क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, हमारे कमेंट बॉक्स खाली है, आप लोग सुझाव दे सकते हैं। किस टाइप की वीडियो आपको पसंद है, उस टाइप का वीडियो बनाने की प्रयास करेंगे। लेकिन हाँ, अभी फिलहाल एक सेट चलता रहेगा आपका 30 नंबर का ये, जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी ले लिया जाएगा। एग्ज़ाम का डेट भी घोषित है, आप लोग को मालूम भी है। और इसके तहत आप लोग है जो सीटेट क्वालिफाई करते हैं, तो आप अगस्त में जो चौथे चरण की वैकेंसी आने वाली है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसीलिए कड़ी मेहनत करना होगा। हम आपके साथ हैं और आप हमें साथ दीजिए। हम दोनों लेकर के एक सीट पक्का करेंगे, आपके साथ जुड़े रहेंगे हम भी और आप भी जुड़ जाएं। तो फिर मिलते हैं ऐसी सूचनाओं के साथ, ऐसी सीट के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।